मायके में सूखी रोटी वर्सेस ससुराल में शाही खाना। दोपहर की तेज गर्मी होती है। घर की रसोई में आग की तरह गर्मी लग रही होती है। नेहा फटे हुए पुराने कपड़े पहनकर गैस के सामने खड़ी खाना बना रही होती है। उसके चेहरे से लगातार पसीना टपक रहा होता है। वो जल्दी जल्दी पूड़ियां तल रही होती है, तभी पीछे से उसकी मौसी गुस्से में रसोई में आती है। खाना तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? कितने दिन लगेंगे तुझे खाना बनाने में? मौसी बस बना रही हूँ, अभी लेकर आती हूँ। जल्दी कर, मेरे बच्चे तेरे खाने के इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। नेहा जल्दी जल्दी खाना प्लेटों में सजाने लगती है। वो आलू गोभी की सब्जी, रायता, गरम पूड़ियां, ब्रेड और जूस टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद मौसा विपिन और दोनों बेटे टेबल पर बैठ जाते हैं। वाह मम्मी, आज तो मजा आ जाएगा। जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। सभी लोग हंसते बोलते हुए खाना खाने लगते हैं। नेहा दूर खड़ी उन्हें देख रही होती है। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही होती है। अब यही खड़ी रहेगी क्या? जा अपना खाना भी खा ले। अपनी 2 सूखी रोटी ले और नीचे बैठकर खा। जी मौसी। नेहा चुपचाप प्लेट में 2 सूखी रोटियां रखती है। वो नीचे जमीन पर बैठ जाती है। टेबल पर सब लोग ठंडा पानी पीते हुए स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं और नेहा सूखी रोटी का टुकड़ा पानी से निगल रही होती है। सुनीता, जूस थोड़ा और देना। हाँ, अभी लाही। यहाँ सबको खुश होकर खाते हुए देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप रोटी खाती रहती है। क्या मैं कभी फिर से अच्छा खाना खा पाऊंगी? तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी फैमिली फोटो पर जाती है, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ हंस रही होती है। फोटो देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं और पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। शाम को घर में खुशियों का माहौल होता है। छोटी सी नेहा दौड़ते हुए रसोई में आती है, जहां उसकी मम्मी गरम खाना बना रही होती है। बेटा नेहा, खाना खा ले, खाना तैयार हो गया। आ रही हूँ मम्मी। नेहा टेबल पर बैठ जाती है। उसकी मम्मी प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। मम्मी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी आप हाथ से खाना खिलाती हो। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। नेहा खुशी से अपनी मम्मी के गले लग जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी मौसी घर के अंदर आती है। दीदी, नेहा को कभी मेरे घर भी भेज दिया करो। मेरे दोनों लड़के इतने शैतान है कि मेरा जीना हराम कर रखा है। हाँ, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है। लड़कियां घर कितनी अच्छी तरह संभाल लेती हैं। नेहा मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही होती है। कुछ दिनों बाद रात को नेहा के मम्मी पापा एक शादी से वापस लौट रहे होते हैं। नेहा घर पर अकेली बैठी उनका इंतजार कर रही होती है। वो फोन मिलाती है। मम्मी, कितनी देर में आओगे? शादी खत्म नहीं हुई क्या अभी तक? बस बेटा, रास्ते में है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फोन कट जाता है। गाड़ी में नेहा के पापा मुस्कुराते हुए उसकी मम्मी से बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक सामने से तेज लाइट आती है। अरे ये ट्रक! तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार देता है। गाड़ी सड़क पर पलट जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। दूसरी तरफ घर पर नेहा पूरी रात बेचैन होकर बैठी रहती है। मम्मी पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? सुबह घर की घंटी बजती है। नेहा खुशी से दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ लोग उसके मम्मी पापा की डेड बॉडी लेकर खड़े होते हैं। मम्मी, पापा! घर में रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है। नेहा पूरी तरह टूट चुकी होती है। अंतिम संस्कार के बाद वो एक कोने में बैठी रो रही होती है। तभी मौसी उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। बेटा, तेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे भी मम्मी पापा के पास जाना है। नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और मौसी उसे सीने से लगाए रहती है। लेकिन नेहा को नहीं पता होता कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। घर में मातम का माहौल होता है। नेहा एक कोने में बैठी होती है। उसकी आंखें सूज चुकी होती हैं और वो पूरी तरह सदमे में चली गई होती है। घर में मौजूद सभी रिश्तेदार सिर्फ उसी की बात कर रहे होते हैं। अब बेचारी नेहा किसके पास रहेगी? नहीं भाई, हमारे पास पहले से 5-5 लड़कियां हैं। हम एक और लड़की का खर्चा नहीं उठा सकते। हाँ, लड़की का खर्चा तो आगे तक का होता है। शादी ब्याह पढ़ाई ये सब हम नहीं कर पाएंगे। यह चुपचाप सबकी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे होते हैं। तभी घर में बैठी एक बुजुर्ग औरत धीरे से बोलती है। कोई बात नहीं, नेहा को इसकी मौसी संभाल लेगी। मौसी भी तो माँ जैसी होती है। सबकी नजरें मौसी सुनीता पर चली जाती हैं। हाँ, मैं रख लूंगी नेहा को अपने पास। नेहा भी तो मेरी बच्ची है। ये सुनकर रिश्तेदार राहत की सांस लेने लगते हैं। लेकिन नेहा की आंखों में सिर्फ अपने मम्मी पापा की तस्वीर घूम रही होती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। छोटी नेहा बड़ी होने लगती है। उसके खाने, कपड़ों और पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगता है। अब मौसी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका होता है।
इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मैं इसे पालूं या अपने बेटे को पालूं? अब मौसी उससे पूरे घर का काम करवाने लगी होती है। सुबह से रात तक झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ नेहा अकेले करती है। खाने में उसे सिर्फ सूखी रोटी मिलती है और पहनने के लिए मौसी अपने पुराने फटे कपड़े दे देती थी, जिन्हें नेहा सिलकर पहनती है। एक दिन नेहा हिम्मत करके मौसी से पूछती है, मौसी, पहले तो आप इतनी अच्छी थी, अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? आपने सबके सामने मेरी जिम्मेदारी ली थी ना। तुझे पाल कर इतना बड़ा कर दिया वही बहुत है। क्या बस मेरे ऊपर तेरी ही जिम्मेदारी है? मेरे बेटे भी तो हैं। क्या अपने बेटों का पेट काट कर तुझे खाना दूं? नेहा चुप हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज डाइनिंग टेबल पर सब लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। नेहा दूर खड़ी सबको देख रही होती है। उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही होती है। मौसी, बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो ना। तूने खाना बनाने में आज फिर लेट कर दिया ना। आज तुझे खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। तभी मौसी जानबूझकर एक रोटी जमीन पर गिरा देती हैं। नेहा जल्दी से उसे उठाने झुकती है, लेकिन मौसी उससे पहले रोटी उठा लेती है। मौसी नेहा के सामने ही वो रोटी बाहर बैठे कुत्ते को डाल देती है। कुत्ता रोटी खाने लगता है। कुत्ता तुझसे ज्यादा अच्छा है, उसे रोटी देना ज्यादा सही समझा मैंने। नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चुपचाप खड़ी रह जाती है। मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और यहाँ मुझे छोड़कर कुत्ते को रोटी दी जा रही है। नेहा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन घर में सजावट हो रही होती है। मौसी के बेटे विक्की का जन्मदिन होता है। घर पर पार्टी बड़ी रखी गई होती है। चारों तरफ मेहमान, म्यूजिक और शाही पकवानों की खुशबू फैली होती है, लेकिन नेहा को खाना खाने की इजाजत नहीं होती। सुन, सभी रिश्तेदारों के सामने ये मत दिखाना कि मैं तुझे सही से नहीं रखती, और खाने पर टूट मत पड़ना। तुझे खाना सबसे आखिरी में मिलेगा, समझी ना? जी मौसी, मैं समझ गई। तभी मौसी जोर से उसका कान पकड़ लेती हैं। समझी है या समझाऊं अभी? नहीं मौसी, समझ गई। मौसी उसका कान छोड़ देती है। नेहा का कान पूरा लाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान पार्टी में खाना खा रहे होते हैं। नेहा सबको पानी और खाना सर्व कर रही होती है। नेहा, कैसी है तेरी मौसी के यहाँ? मजे तो आ रहे होंगे ना? परेशान तो नहीं करती? नेहा नकली मुस्कान लाकर सिर हिलाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा होता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। सब ठीक है ताऊ जी, मौसी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। पार्टी खत्म हो जाती है। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। पूरा घर गंदे बर्तनों और बची हुई प्लेटों से भरा होता है। नेहा अकेले सारी प्लेटें इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसकी नजर प्लेटों में बचे खाने पर जाती है। नेहा धीरे धीरे सब प्लेटों से बचा हुआ खाना इकट्ठा करने लगती है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वो कांपते हाथों से वही बचा हुआ खाना खाने लगती है। मैं सिर्फ सूखी रोटी खाती रहती हूँ और कैसा जानवर बना दिया मेरी मौसी ने मुझे कि मैं खाने के लिए भी इतनी तरस गई हूँ। नेहा रोते रोते खाना खा रही होती है। उसकी आंखों से आंसू खाने में गिर रहे होते हैं। माँ, अगर आप जिंदा होती ना तो अपनी बेटी की ऐसी हालत कभी नहीं देख पाती। नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को एक बड़ा सा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ होता है। मौसी सुनीता अपने पूरे परिवार के साथ टेबल पर बैठी होती है। टेबल पर पनीर, नान, मंचूरियन, मिठाई और ठंडे ड्रिंक्स रखे होते हैं। सभी लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नेहा की प्लेट में सिर्फ 2 सूखी रोटियां रखी होती हैं। चुपचाप अपना खाना खाओ और हमारे खाने पर लार टपकाने की जरूरत नहीं है। नेहा चुपचाप सिर नीचे करके सूखी रोटी खाने लगती है। उसकी नजर बार बार बाकी खाने पर जा रही होती है। मम्मी, ये पनीर तो बहुत बढ़िया है और मिठाई भी मस्त है। आसपास से गुजर रहे लोग उस परिवार को देखकर बातें करने लगते हैं। देखना कैसी औरत है, बेचारी लड़की को सूखी रोटी दे रखी और खुद कैसे पकवान खा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। नेहा सब सुन रही होती है, लेकिन चुपचाप अपनी आंखें नीचे कर लेती है। अगले दिन घर में भी मौसी ने फ्रिज पर बड़ा सा लॉक लगाया हुआ होता है। अंदर दूध, फल, मिठाई और अच्छे खाने का सामान भरा होता है। कहीं ये सारा खाना चट ना कर जाए। एक रात नेहा धीरे धीरे रसोई में आती है। सब लोग सो चुके होते हैं। वो डरते डरते डिब्बे से थोड़ा सा खाना निकालकर खाने लगती है। तभी अचानक लाइट जल जाती है। तो चोरी भी करने लगी तू? नेहा डरकर कांपने लगती है। मौसी, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसीलिए। मौसी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। रुक जा, तुझे अभी आइसक्रीम खिलाती हूँ मैं। मौसी उसे लगातार पीटने लगती है। नेहा रोते हुए हाथ जोड़ने लगती है। मौसी, रहने दो, मुझे माफ कर दो, बहुत भूख लगी थी इसीलिए खा लिया। अगले दिन नेहा घर के बाहर खड़ी होती है। मौसी गार्डन में पाइप से पानी दे रही होती हैं। तभी 2 औरतें वहां से गुजरती हैं और नेहा को देखकर बातें करने लगती हैं।
जब से इसकी माँ मरी है तब से इसकी मौसी ने कैसी हालत कर दी है। मौसी को माँ का दर्जा दिया जाता और इसे देखो कैसी चुड़ैल है, हर वक्त बेचारी को मारती रहती है और खाना भी ढंग का नहीं देती। घर का सारा काम भी यही करती है, शर्म आनी चाहिए इसे। मौसी गुस्से में पाइप जमीन पर पटक देती है और बाहर आ जाती है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम पाल लो इसे, लो ले जाओ अभी इसे। दोनों औरतें डरकर पीछे हट जाती हैं। पागल औरत है, इसके मुंह मत लगो, चलो यहाँ से। दोनों वहां से चली जाती हैं। मौसी गुस्से में अंदर आती हैं। एक दिन मौसी रसोई की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी नजर रसोई में रखी रात की बासी रोटियों पर पड़ती है। अरे ये बासी रोटी रखी है, इन्हें कुत्ते को दे देती हूँ। तभी वो अचानक रुक जाती है और चालाकी से मुस्कुराने लगती है। कुत्ते को क्यों दूं? घर में पाल तो रखा है मैंने एक। नेहा अपने कमरे में चुपचाप बैठी है, तभी मौसी उसके पास आती है और रोटियां उसकी तरफ फेंक देती हैं। ले नेहा, रोटी खा ले। अभी मेरा मन नहीं है, अभी बोला ना खा तो खा। मौसी जबरदस्ती नेहा के मुंह में सूखी रोटी ठूसने लगती है। नेहा रोते हुए रोटी खा रही होती है। क्या ये सूखी रोटी खाने का सिलसिला खत्म हो पाएगा या नेहा की जिंदगी इसी सूखी रोटी पर अटक जाएगी? अगले दिन दोपहर की तेज गर्मी होती है। नेहा हाथों में भारी सब्जियों के थैले उठाकर सड़क पर चल रही होती है। गर्मी और कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो सड़क पर गिर पड़ती है। गिरते समय उसका सिर एक बड़ी गाड़ी से टकरा जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा राघव जोर से ब्रेक लगाता है। अरे! साथ में उसकी माँ कमला देवी भी बैठी होती है। अरे बेटा, क्या हो गया? बेचारी लड़की को चोट लग गई शायद, जल्दी चल। दोनों जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरते हैं। नेहा के सिर पर हल्की सी चोट लगी होती है। बेटा इसे गाड़ी में बैठाओ, पहले पानी पिलाओ थोड़ा। राघव धीरे से नेहा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाता है। कमला देवी उसे पानी पिलाती है। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? चलो हम छोड़ देते हैं। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, हम छोड़ देते हैं, बता दीजिए घर कहाँ है। हाँ बेटा, हमारी वजह से तुम्हें चोट लगी है, अब इतना तो करने दो। नेहा धीरे से उन्हें अपने घर का रास्ता बता देती है। थोड़ी देर बाद उनकी बड़ी गाड़ी नेहा के घर के बाहर रुकती है। मौसी खिड़की से देख लेती है कि नेहा एक लंबी महंगी गाड़ी से उतर रही है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। जैसे ही नेहा घर के अंदर आती है, मौसी उसका हाथ पकड़ लेती है। अच्छा, तो बाहर लड़कों के साथ घूम रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है तू? नहीं मौसी, वो लोग तो बस। मौसी उसकी बात पूरी होने से पहले ही डंडा उठा लेती है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुझे ये काम करने के लिए बड़ा थोड़ी किया है मैंने। मौसी उसे बहरे में से पीटने लगती है। नेहा रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। मौसी मेरी बात तो सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मौसी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में उसे मारती रहती है। दूसरी तरफ राघव अपने कमरे में बैठा बार बार उसी लड़के के बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में नेहा का उदास चेहरा घूम रहा होता है। अरे यार, वो लड़की बड़ी परेशान सी लग रही थी, ठीक तो होगी ना? बेचारी को चोट भी लग गई थी। राघव के मन में नेहा के लिए अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। अगले दिन वो ऑफिस के लिए उसी रास्ते से निकलता है। रास्ते में उसकी नजर नेहा के घर पर चली जाती है। नेहा घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। राघव धीरे से गाड़ी की स्पीड कम कर देता है और उसे देखने लगता है। कभी वो नेहा को सब्जी वाले से सब्जी लेते देखता है तो कभी भारी राशन उठाकर घर ले जाते हुए। हर बार उसकी आंखें नम होती हैं और वो खोई खोई सी लग रही होती है। तभी राघव अपनी गाड़ी उसके पास रोक देता है। अगर कहो तो आपको घर तक छोड़ दूं? कौन हो तुम? मैं वही लड़का जिसकी गाड़ी पर आप गिर गई थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी उदास सी लगती हो, कोई बात है क्या? मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से। पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी शक्ल भूल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि आप किसी मुसीबत में हो। मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। नेहा वहां से चली जाती है, लेकिन राघव लगातार उसे देखता रहता है। धीरे धीरे राघव रोज नेहा से छोटी छोटी बातें करने लगता है। कभी रास्ते में पानी दे देता, कभी सब्जियों का बैग उठाने में मदद कर देता। शुरुआत में नेहा उससे दूरी बनाकर रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी राघव के लिए भावनाएं जागने लगती हैं। एक दिन दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे होते हैं। नेहा पहली बार किसी कैफे में आई थी। वो थोड़ी असहज होकर चारों तरफ देख रही होती है। नेहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगती है। मेरी मौसी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मेरा रिश्ता कभी नहीं होने देंगी। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं जी सकता, ये दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नेहा की आंखें भर आती हैं। पहली बार किसी ने उसे इतना प्यार और सम्मान दिया है। ठीक है, मेरे घर रिश्ता भेज दो। अगर मौसी मान गई तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद राघव का रिश्ता नेहा के घर पहुंचता है।
सभी लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। मौसी मनी मन खुश हो रही होती है। सही है, इसकी राड़ कटेगी। वैसे भी अब इसका बोझ मुझसे और सहा नहीं जा रहा। थोड़ी दिनों में नेहा और राघव की शादी हो जाती है। नेहा की विदाई हो रही होती है। नेहा रोते हुए सबके गले लग रही होती है। तभी मौसी उसे गले लगाती है, लेकिन उसके कान में धीरे धीरे से जहरीले शब्द बोलती हैं। सही है, अब तो इस घर से चली गई और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तू इस घर के लिए सिर्फ बोझ थी। नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरी विदाई के समय भी इतने बुरे शब्द। क्या मौसी को मुझसे जरा भी लगाव नहीं था? थोड़ी देर बाद नेहा अपने ससुराल पहुंचती है और उसका ससुराल बहुत बड़ा और आलीशान होता है। बड़ी बड़ी सीढ़ियां, चमकता हुआ फर्श और सुंदर सजावट देखकर नेहा हैरान रह जाती है। नेहा का गृह प्रवेश होता है। कमला देवी प्यार से उसकी आरती उतारती हैं। स्वागत है हमारी बहू का। अगले दिन सुबह नेहा जल्दी उठकर चुपचाप रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, खाना बनाने जा रही हूँ। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना। नहीं बेटा, खाना तुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इस रस्म को उल्टा करेंगे। नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। हमारे घर में शेफ है, नौकर है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज खाना कुक बनाएंगे और तू खाना टेस्ट करेगी। वही होगी हमारी पहली रसोई। कमला देवी ताली बजाती हैं और 5 शेफ अंदर आ जाते हैं। आज मेरी बहू के लिए शाही पकवान बनेंगे। बेटा बता, तुझे क्या क्या पसंद है? नेहा झिझकते हुए धीरे से बोलती है। मुझे छोले और शाही पनीर बहुत पसंद है। बाकी जो आप लोगों को पसंद हो वो बनवा लीजिए। सभी शेफ रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लंबी डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे शाही व्यंजन सज जाते हैं। जैसे वो शाही पनीर खाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मायके में सूखी रोटी खा रही थी और यहाँ ससुराल आते ही पहले दिन शाही खाना खा रही हूँ। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने तो इन्हें सारी रेसिपी पहले ही बता दी थी। कुछ कमी है क्या? नहीं मम्मी, कुछ कमी नहीं है। खाना बहुत ही टेस्टी बना है। नेहा चुपचाप खाना खाती रहती है। मम्मी, क्या बताऊं आपको, मैं तो वहाँ कुत्ते वाली रोटी खाती थी और आज शाही पकवान खा रही हूँ। ससुराल में धीरे धीरे नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी होती है। घर का हर सदस्य उसे बहुत प्यार और सम्मान देता है। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि अपनेपन के बीच रह रही हो। पूरे घर में शाही पकवानों की खुशबू फैली थी। नेहा भी रसोई के पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है। मम्मी जल्दी करो ना, हमारी फूड इंस्पेक्टर बहू इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, अभी करवाते हैं टेस्ट। कमला देवी चम्मच में थोड़ा शाही पनीर लेकर नेहा के पास आती हैं। बेटा देखना खाना कैसा बना है। नेहा धीरे से चम्मच से खाना खाती है। मम्मी बहुत टेस्टी है। बस नेहा, तेरा अप्रूवल मिल गया ना तो खाना अच्छा ही होगा। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। टेबल पर तरह तरह के शाही पकवान रखे होते हैं। सभी लोग साथ में खाना खाते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं। भाभी सावधान रहना, हमारे घर में जो ज्यादा अच्छा खाना बनाता है ना, उससे रोज खाना बनवाते हैं। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेहा भी पहली बार खुलकर हंसती है। उसकी हंसी देखकर कमला देवी प्यार से उसे देख रही होती है। बेचारी बच्ची पता नहीं कितने दुख लेकर आई है। अगले दिन पूरा परिवार एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। सभी लोग मेन्यू कार्ड देखकर अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं। मेरे लिए पनीर टिक्का और मलाई कोफ्ता। और मेरे लिए पास्ता। तभी कमला देवी प्यार से नेहा की तरफ देखती हैं। बेटा नेहा, तू भी अपनी पसंद का कुछ मंगा ले। नेहा कुछ पल चुप हो जाती है। उसकी आंखों में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। चुपचाप सूखी रोटी खा और ज्यादा सपने मत देखा कर। नेहा की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। पहले तो रेस्टोरेंट में जाकर भी मुझे सिर्फ सूखी रोटी खानी पड़ती थी। तभी राघव उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। अरे जल्दी ऑर्डर करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए पूरा होटल पैक करवा दूंगा। सब लोग हंसने लगते हैं और नेहा भी मुस्कुरा देती है। एक रात लगभग 1 बजे का समय होता है। पूरा घर सो चुका था। उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। अगर मैं रसोई में गई और किसी ने मुझे खाना बनाते हुए देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नेहा डर की वजह से रसोई में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी राघव की आंख खुल जाती है। क्या हुआ नेहा, रात को क्यों घूम रही हो? नहीं कुछ नहीं। राघव उसे ध्यान से देखता है और मुस्कुरा देता है। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रुको मैं अभी आता हूँ। राघव चुपचाप रसोई में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों से बनाई हुई गर्मा गर्म मैगी लेकर आता है। मैडम 5 स्टार होटल की स्पेशल शेफ मैगी हाजिर है। नेहा उसे देखकर भावुक हो जाती है। वहाँ तो मुझे खाना भी नहीं मिलता था और यहाँ कोई मेरे लिए रात में उठकर खाना बना रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे रो मत, इतनी भी खराब मैगी नहीं बनाई मैंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
देखो अगर मेरी मैगी खाकर कोई रोएगा ना तो मेरे शेफ वाले दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। नेहा हल्का साहस देती है कि कोई उसकी भूख, उसकी तकलीफ और उसके दिल को समझता है। कुछ दिनों बाद नेहा और राघव की शादी की पहली एनिवर्सरी होती है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया होता है। सुबह घर में बड़ा हवन रखा था। रसोई में कमला देवी कहीं पूड़ियां तल रही होती हैं, कहीं हलवा बन रहा होता है और कहीं पनीर की खुशबू फैल रही होती है। नेहा देखना आज पंडित जी इतना खाएंगे कि घर जाते जाते सो जाएंगे। अरे पहले खाना बना तो लेने दो उसे। मम्मी आज तो मैंने भी आपकी तरह स्पेशल खीर बनाई है। हवन खत्म होने के बाद 5 पंडितों को आदर से खाना खिलाया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार लंबी डाइनिंग टेबल पर बैठकर शाही खाना खाने लगता है। भाभी अब तो आपकी बनाई खीर के बिना हर एनिवर्सरी अधूरी लगेगी। सभी लोग हंसने लगते हैं और नेहा मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसती है। अगले दिन अचानक मौसी, मौसा और उनके दोनों बेटे नेहा के ससुराल पहुंच जाते हैं। मौसी उसे गुस्से से देख रही होती है और नेहा नजरें चुरा रही होती है। नेहा बेटा आज मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बैठ जा। जब से तेरी शादी हुई है हमने ठीक से बात ही नहीं करी। हाँ बेटा जाओ अपनी मौसी से बात कर लो। मौसी नेहा को कमरे में ले जाती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसका चेहरा बदल जाता है। यहाँ आकर ज्यादा पर निकल गए तेरे। हमें भूल गई तू। हमने तुझे इतने साल पाला और अब फोन तक नहीं करती। बस मौसी टाइम नहीं मिलता घर के काम में। मुझे सब पता है तू कितना काम करती कितना नहीं। थोड़ी देर बाद खाने की बारी आती है। पूरा परिवार शाही खाना खा रहा होता है। मौसी बार बार नेहा को घूर रही होती है। नेहा की मुस्कान गायब हो जाती है और नेहा खुश होकर सबके साथ घूम रही होती है। तभी उसकी नजर सामने मौसी पर पड़ती है। अरे यार ये फिर से यहाँ मिल गई। अब फिर से मेरा दिमाग खाएंगी। मौसी तुरंत उसके पास आ जाती है और उसे साइड में ले जाकर उसका हाथ जोर से मरोड़ देती है। मौसी। तभी कमला देवी वहां आ जाती हैं। उन्हें देखते ही मौसी तुरंत उसका हाथ छोड़ देती हैं और नकली प्यार दिखाने लगती हैं। अरे मेरी बच्ची कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। कल ही मिली थी लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसों हो गए। नेहा बातें खत्म हो गई हो तो इधर आओ बेटा थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। जी मम्मी। नेहा वहां से चली जाती है और पीछे मौसी गुस्से में बड़बड़ाती रहती है। देखा कितनी बदल गई अपने ससुराल जाकर। अगले दिन नेहा कमला देवी के पास बैठी होती है। बेटा थोड़े दिन अपनी मौसी के यहाँ रहा। कल मॉल में भी कह रही थी कि कई दिन हो गए, वरना तेरे मायके वाले यही कहेंगे कि हमने बहू को अपने घर में ही रख लिया। ठीक है मम्मी मैं चली जाऊंगी। वहाँ फिर वही ड्रामा होगा। कुछ देर बाद नेहा मायके पहुंचती है। वहां पहुंचते ही मौसी का असली चेहरा सामने आ जाता है। बहुत खा लिया शाही खाना, अब ये सूखी रोटी खा। मौसी रहने दो, वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं आई। ना मुझे आप लोगों की शक्ल देखनी थी। मौसी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। अच्छा अब जिस थाली में खाया उसी में छेद करेगी। अब हमारी शक्ल देखने का भी मन नहीं है मैडम का। वो लगातार 2 थप्पड़ और मार देती है। नेहा रोने लगती है। अगले दिन अचानक राघव और नंद रिया वहां पहुंच जाती हैं। भाभी आपकी बहुत याद आ रही थी इसीलिए भैया के साथ मैं अभी आ गई आपको सरप्राइज देने। अच्छा किया आप आ गई, मेरा भी बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। थोड़ी देर बाद नेहा कमरे में कुछ काम कर रही होती है। मौसी वहीं खड़ी उसे उल्टा सीधा सुना रही होती है। भैया मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। नंद कमरे के बाहर पहुंचती है। दरवाजा बंद होता है लेकिन अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही होती हैं। तेरे ससुराल वालों ने तुझे सिर पर चढ़ा रखा है। तुझे पहले की तरह सुधारना पड़ेगा। 2 थप्पड़ लगेंगे तो सही हो जाएगी। मौसी प्लीज धीरे बोलिए। तभी रोते हुए नेहा दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। नंद उसे देखकर चौंक जाती है। भाभी मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं मम्मी को सब बता दूंगी। नहीं दीदी अभी मम्मी को कुछ मत बताना, ही मेरा मायका है। बात बढ़ेगी तो दोनों परिवारों में दिक्कत होगी। लेकिन भाभी ऐसा थोड़ी चलेगा कि ये लोग आपको इतना टॉर्चर करें और आप सहती रहो। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार नेहा को लेने मायके पहुंचता है। सभी लोग लंच कर चुके होते हैं। सिर्फ नेहा बची होती है। वो रसोई में खीर बना रही होती है। अब तेरे खाने की बारी है। मौसी प्लेट में 2 सूखी रोटियां रखती है और जबरदस्ती नेहा के मुंह में ठूसने लगती है। मौसी रहने दो, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया ना तो वो आपका बहुत बुरा हाल करेंगे। अच्छा अब मुझे धमकी देगी। मौसी और जोर जबरदस्ती करने लगती है। धक्का मुक्की में नेहा गैस से टकरा जाती है और खीर वाला बड़ा बर्तन गैस पर चढ़ा होता है। अचानक उसकी साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है लेकिन मौसी जबरदस्ती उसे रोटी खिलाने में लगी रहती है और नेहा को भी शुरुआत में महसूस नहीं होता। थोड़ी देर बाद बाल जलने की बदबू आने लगती है। आग? बाहर हॉल में बैठी कमला देवी अचानक चौंक जाती हैं। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? तभी रसोई के अंदर से आग की बड़ी लपट उठती है और सिलेंडर से सी सी की तेज आवाज आने लगती है। नेहा तुरंत अपनी मौसी को जोर से धक्का देती है।
मौसी भागो, यहाँ से सिलेंडर फटने वाला है। मौसी बाहर गिर जाती है। नेहा खुद भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैसे ही सिलेंडर फटता है पूरे घर में जोरदार धमाका गूंज उठता है। नेहा धमाके की वजह से हवा में उछलकर दूर जाकर गिरती है। उसका चेहरा जमीन से जोर से टकराता है। नेहा! नेहा दर्द से कराह रही होती है। उसके हाथ और चेहरा कई जगह से जल चुके होते हैं। नेहा उठो, नेहा, नेहा आंखें खोलो। बेटा जल्दी से उठाओ और घर से बाहर निकालो, अभी और बड़ा धमाका हो सकता है। सभी लोग डरकर घर से बाहर भागने लगते हैं। राघव जल्दी से नेहा को अपनी गोद में उठा लेता है। नेहा आधी बेहोश हालत में होती है। राघव, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सभी लोग जल्दी से नेहा को गाड़ी में बिठाते हैं और अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हैं। पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाओ। नेहा को तुरंत अंदर ले जाया जाता है। बाहर वेटिंग रूम में दोनों परिवार बैठे होते हैं। तभी कमला देवी गुस्से से उनकी तरफ देखती है। देखा, जिस लड़की के साथ आप इतना बुरा व्यवहार करते थे, जिससे सूखी रोटी खिलाते थे, आज उसी ने आपकी जान बचाई। आपको क्या लगता है हमें आपकी करतूतों के बारे में पता नहीं था? हमें सब पता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। मॉल में कमला देवी दूर से देखते हैं कि मौसी नेहा का हाथ जोर से मरोड़ रही होती है। नेहा दर्द में चेहरा छुपा रही होती है। एक दिन जब मौसी नेहा के ससुराल आई होती है, तब शिल्पा देख लेती है कि वो कमरे में नेहा से बदतमीजी कर रही है। मम्मी, नेहा की मौसी उसके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती। बेटा, जो इसे करना है करने दे, इसे तो मैं एक दिन सबक सिखाऊंगी। फिर जिस दिन नंद मायके से वापस लौटती है, वो सारी सच्चाई बता देती है। मम्मी, भाभी की मौसी उन्हें सूखी रोटी खिलाती है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। हाँ बेटा, हमें भी सब पता चल गया और कल हम उसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। अगर हम कुछ बोलते नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम गूंगे थे। आप लोगों ने मेरी बहन जैसी देवरानी पर इतना अत्याचार किया कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई। थोड़ी शर्म कर लो। एक लड़की जिसके जीवन में पहले ही इतना दुख था, आपने उसे और दुख देकर पूरी तरह तोड़ दिया। आपने पुण्य नहीं पाप कमाया है। उसे पालने के बजाय उसे टॉर्चर किया है। कई घंटे बीत जाते हैं। सभी लोग बाहर बेचैनी से बैठे होते हैं। अब खतरे से बाहर है, लेकिन चेहरे और हाथ काफी जल गए। ध्यान रखना पड़ेगा। यह सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। मुझे अपने आप से शर्म आ रही। मैंने उस बच्ची के साथ कितना बुरा किया और आज उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचा ली। हमने उस पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि उसे सिर्फ तकलीफ दी। वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग नेहा से मिलने कमरे में जाते हैं। नेहा बेड पर लेटी होती है। उसके चेहरे पर और हाथों पर पट्टियां बंधी होती हैं। मौसी धीरे धीरे उसके पास जाती है। नेहा बेटा, हमें माफ कर दे। हमने कभी तेरे बारे में नहीं सोचा। हमने तुझे हमेशा सूखी रोटी खिलाई और तुझ पर इतने अत्याचार किए। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ मैंने अपने मायके में सूखी रोटी खाई थी और कहाँ ससुराल में जाकर शाही खाना मिला। मेरे ससुराल वाले ही मेरे असली परिवार वाले। भले ही आप लोग माफी मांग लो, लेकिन आपने जो दर्द दिया है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मौसी फूट फूट कर रोने लगती हैं और नेहा के गले लग जाती हैं। बेटा, हमें माफ कर दे। जब तक तू माफ नहीं करेगी मैं चैन से जी भी नहीं पाऊंगी। नेहा कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। फिर धीरे से वो मौसी का हाथ पकड़ लेती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ कर दिया। ये सुनते ही सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला देवी आगे बढ़कर नेहा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और पूरा परिवार भावुक होकर उसे देखने लगता है। क्या एक बेटी की सबसे बड़ी खुशी महंगे खाने में होती है, या उस सम्मान में जहां उसे अपनापन और प्यार मिले?